वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की ये वीडियो का टॉपिक है जीवन में जन्म कुंडली को देखकर वैवाहिक सुख का अनुमान लगाना और वैवाहिक सुख को एसेस करना। यह मुख्य बिंदु है आज की वीडियो का। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत ही अपनी जीवन का सबसे प्रमुख अंग है विवाह, लाइफ पार्टनर चूज करना और वैवाहिक जीवन में एंटर करना। ठीक है, और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा वैवाहिक सुख को कैसे आंका जाता है जन्म कुंडली से, वैवाहिक सुख का स्तर ऊंचा किन परिस्थितियों में होता है और इस भाव के फलों में गिरावट किस परिस्थिति में होती है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विवाह होने का पीरियड कब स्टार्ट होता है जन्म कुंडली में, कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं जिसके अंदर विवाह होने के चांसेस होते हैं, जो हम पंडितों और ज्योतिषियों से पूछते हैं कि शादी कब होगी, शादी कब होगी। जो लोग जीवन में शादी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो आज का बहुत खास होने वाला है। और मैं आपको अपने जीवन के रिसर्च के बेस पे और ज्योतिष के सीधे सरल सटीक सूत्रों के माध्यम से आज आपके सारे वहमों से आपको बाहर निकालने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो लोग इस बात को फेस कर रहे होते हैं कि विवाह नहीं हो रहा, जीवन में कोई सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, वो पुखराज की अंगूठी पहन लेते हैं, पुखराज नग धारण कर लेते हैं। जो बॉयज होते हैं वो हीरे का नग, हीरा पहन लेते हैं, डायमंड, क्योंकि पुरुषों के केस में शुक्र को कारक माना जाता है विवाह का और दाम्पत्य जीवन का, और स्त्रियों के केस में बृहस्पति गुरु को कारक माना जाता है। अंगूठी पहने ना पहने, पहने तो कौन लोग पहने, ना पहने तो किसको पहनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार के सारे क्रिस्टल क्लियर आज मैं आपको प्रेडिक्शन का सूत्र देने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर रखी है कि मैं वन बाय वन लाइन बोलता रहूं, जैसे जैसे भाव मन में आएंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको कम से कम इतना टाइम डिवोट करना पड़ेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको जरूर बहुत ही बढ़िया मेथड पता लगेगा इस वीडियो से। चलिए शुरुआत करते हैं। वैवाहिक सुख का क्या स्तर होगा यह देखा जाएगा सप्तम भाव से, और इसकी पुष्टि होगी नवम भाव से। इस विषय पे चर्चा करने से पहले थोड़ा हम जाएंगे लगन की तरफ। लगन जो होता है वो व्यक्ति का दिखाता है स्वभाव, पर्सनैलिटी, आत्मा का स्तर, मन का स्तर। ठीक है, यहां कंफ्यूज मत होना कि मन का स्तर तो चंद्र से देखा जाता है। लगन जो है वो ओवरऑल सब कुछ है, जन्म कुंडली का सब कुछ लगन ही है। लगन की जो मजबूती है वो लगन से तीसरे भाव 1, 2, 3, लगन से तीसरे भाव पराक्रम भाव से वेरीफाइड होती है। यानी कि लगन की जो मजबूती है यदि 80% है और यदि पराक्रम भाव भी पूरा बली है तो ये 80% में मोहर लगती है, हाँ ये पूरा पूरा रिजल्ट देगा, लगन उसी प्रकार से रिजल्ट देगा। लगन की मजबूती 100% की है, लगन की मजबूती 100% की है, लगन पूरा मजबूत है, लेकिन तीसरा भाव कमजोर है तो इसके फलों में थोड़ी सी कमी आएगी। आदमी उस हिसाब से नहीं टैकल कर पाएगा सिचुएशंस को जिस प्रकार से ये शो हो रहा है। यानी कि मेरे कहने का भाव ये है, जन्म कुंडली में लगन की मजबूती तीसरे भाव से देखी जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार वैवाहिक सुख की जो पुष्टि होगी वो होगी विवाह वाले भाव से तीसरे भाव से 1, 2, 3। इसका मतलब यह है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि भाग्य भाव मजबूत है, मजबूत कैसे है वो बताता हूं, तो वैवाहिक सुख का स्तर बहुत ऊंचा होगा। इसका बिल्कुल सीधा सरल सूत्र है। पहला सूत्र, जीवन में वैवाहिक सुख का स्तर ऊंचा होगा, अच्छा होगा, लाइफ कंफर्टेबल होगी, दाम्पत्य जीवन सूटेबल मैच मिलेगा, मेंटल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट है भाग्य भाव मजबूत होगा तो होगा, और भाग्य भाव मजबूत कैसे होगा, भाग्य भाव की मजबूती की पुष्टि क्या है, नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र इसको भाव को प्रभावित कर रहे हो, या तो गुरु या तो शुक्र या बुध या चंद्र, ऐसे शुभ ग्रह इस भाव में बैठ के इस भाव का बल बढ़ा रहे हो। और यदि वो मित्र राशियों पे होंगे तो अति शुभ है,
तो अति शुभ है। ये पहला पॉइंट है। वैवाहिक सुख प्राप्त करने के लिए भाग्य भाव मजबूत हो, उसका सूत्र है 4 नैसर्गिक ग्रह गुरु शुक्र बुध चंद्र इस भाव को इफेक्ट कर रहे हो, इस भाव को फलीभूत कर रहे हो। चारों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह या 2 ग्रह या 3 ग्रह यदि सप्तम भाव में हो, मान लीजिए एक शुभ ग्रह 9वें में है, एक सप्तम में है, ये कॉम्बिनेशन अति शुभ है। मान लीजिए 2 शुभ ग्रह नवम में है, ये अति शुभ है। और मान लीजिए 2 शुभ ग्रह सप्तम भाव में है, ये भी अति शुभ है। तो बड़ा सीधा सरल सिंपल सा सूत्र है। सप्तम भाव से वैवाहिक सुख बहुत मजबूत होगा यदि नवम भाव व्यक्ति का मजबूत होगा। ये 4 शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह भाग्य भाव को और सप्तम भाव को फलीभूत कर रहे हो, यह वैवाहिक सुख के स्तर का आंकलन करने का सटीक सूत्र है। अब बात करेंगे किन परिस्थितियों में विवाह होने के चांसेस होते हैं। बड़ा सीधा सरल सूत्र है, बिना किसी चक्कर में। फ्रेंड्स, किसी चक्कर में नहीं पड़ना कि ग्रह जन्म राशि जन्म कुंडली में नीच का है, उच्च का है, वक्री है, इन चक्करों में कुछ नहीं पड़ना है। ऐसे प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं आती। मैं अपने रिसर्च बेस के ऊपर पता नहीं कितनी कुंडलियों को देखकर, उनके जीवन शैली को देखकर मैं तब इस सूत्र को प्योरीफाई कर आपको बता रहा हूं। और ये सूत्र कोई अगेंस्ट नहीं है, ये किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में देखे गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं किन परिस्थितियों में विवाह का टाइम फ्रेम पता चलता है। सप्तम भाव में जो राशि होगी, हम मान के चलते हैं ये जो कुंडली है ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली है तो 1 2 3 4 7वें भाव में 7वीं राशि आ गई, यानी कि सप्तमेष जो है वो शुक्र है। सबसे पहला सूत्र, सप्तम भाव में तुला राशि है। हर ग्रह जन्म के समय पर अपनी अपनी भावों में अपनी अपनी राशियों से गोचर कर रहे थे, तो वो वहां पे दर्ज है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 32 साल है, 27 साल है, वो कह रहा है मेरी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज का प्रपोजल जो है वो कोई मेटेरियलाइज नहीं हो रहा, फाइनल नहीं हो रहा, मेरी शादी का पीरियड कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता लगाएगा इस बात का? सीधा सरल सूत्र है, जन्म कुंडली का लग्नेश कौन है? मेष लगन है तो लग्नेश हुए मंगल। लगन मेष है तो लग्नेश हुए मंगल। मंगल इस जातक की जन्म कुंडली में जब भी गोचर में ट्रांजिट करते हुए तुला राशि से ट्रांजिट करेंगे तो उस पीरियड के अंदर मैरिज के प्रपोजल आए हुए प्रपोजल को मेटेरियलाइज होने में पूर्ण समर्थन मिलेगा, पूर्ण एनवायरमेंट क्रिएट होगा। अब जैसे एग्जांपल है, मंगल जो है वो एक राशि के अंदर ट्रांजिट होने में 45 डेज का टाइम लेते हैं, 1.5 महीने का टाइम लेते हैं। तो वो जो 1.5 महीने का टाइम होगा, यानी कि मंगल जब भी तुला राशि से 45 दिन में ट्रांजिट करेंगे उस वक्त सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे मैरिज के। ठीक है, मैरिज होगी ये दावा नहीं किया जा रहा। एस्ट्रोलॉजी का फायदा केवल जीवन में मैच्योर होने के लिए यूज करना है, अपनी शंकाओं के समाधान करने के लिए करना है एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल, हमें अपलिफ्ट होने के लिए करना है एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सूत्र काम करेगा। सप्तमेश, जन्म कुंडली में सप्तमेश हुए शुक्र, मेष लगन की जन्म कुंडली में सप्तमेश हुए शुक्र, यानी कि 7वें भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र भी जब ट्रांजिट में तुला राशि से ट्रांजिट करेंगे, शुक्र का ट्रांजिट होता है 27 दिन का, 1 महीने का लगभग ट्रांजिट होता है एक राशि से पार होने में। मंगल का ट्रांजिट हो जाए तुला राशि से वो 45 डेज, शुक्र का ट्रांजिट हो जाए तुला राशि से वो पीरियड विवाह होने के लिए। और तीसरा सूत्र भाग्येश, जन्म कुंडली का भाग्येश। भाग्येश मेष लगन की जन्म कुंडली के लिए भाग्येश हुए गुरु, अर्थात गुरु तुला राशि से जब ट्रांजिट होंगे तो वो पीरियड विवाह के लिए सूटेबल माना गया है। उस पीरियड में प्रपोजल आ सकता है, मैरिज का चल रहे प्रपोजल मेटीरियलाइज हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई डिसीजन हो सकता है। अब गुरु का ट्रांजिट एक राशि से होने में लगता है 1 वर्ष का समय, यानी कि उस 1 वर्ष में ये उम्मीद है कि वो प्रपोजल आ सकता है, आया हुआ प्रपोजल मेटीरियलाइज हो सकता है। बहुत ही सीधे सरल 2 सूत्र मैंने क्लियर कर दिए। जन्म कुंडली में वैवाहिक दांपत्य सुख का क्या स्तर होगा? शुभ ग्रहों की स्थिति 9वें भाव में, शुभ ग्रहों की स्थिति सप्तम भाव में। अगर वो शुभ ग्रह अपनी मित्र राशियों के ऊपर है तो अति शुभ है। ठीक है, और दूसरा सूत्र मैंने क्लियर किया,
कि किस पीरियड में विवाह होने की उम्मीद होती है। सप्तमेश जन्म कुंडली के 7वें भाव में जो राशि स्थित है, उस राशि से लग्नेश का ट्रांजिट गोचर, सप्तमेश का ट्रांजिट और भाग्येश का ट्रांजिट, इन तीनों भावों के स्वामी का ट्रांजिट जब सप्तम भाव में स्थित राशि से होगा, वो पीरियड क्रीम पीरियड होगा शादी के प्रपोजल को मेटेरियलाइज करने के लिए, फाइनल करने के लिए। ये दो सीधे सरल सटीक सूत्र बताए हैं। अब एक डाउट और क्रिएट होता है कि यदि इन भावों में शुभ ग्रह ना होकर अशुभ ग्रह हुए, तो अगर इन भावों में अशुभ ग्रह है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, राहु, शनि, मंगल, तो नो डाउट ये वैवाहिक सुख के अंदर खलल पैदा करते हैं, किसी प्रकार का कोई ना कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, कोई टेंशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए, पारिवारिक जीवन चल रहा है, ये जरूरी नहीं कि वो आदमी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा है। एंजॉय करने का मतलब है कि वो मेंटली पीसफुल है। पति पत्नी का मैरिज पूरी लाइफ चलती है, पर वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं होते, मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जिस केस में ऐसा होता है, वो आदमी के करियर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो आदमी उस टेंशन में, उस पारिवारिक, उस घर के क्लेश में अपने करियर पे फोकस नहीं बना पाता, बहुत इफेक्ट करता है। और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसका हल ढूंढता रहता है, और जिसके पास वो जाता है कोई सटीक आंसर उसको नहीं मिलता। इसलिए मेरी ये चाहना है, मेरी ये सोच है कि हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कम से कम इतनी सीख ले कि वो अपने हॉरोस्कोप को खुद असेस करना सीख जाए, अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स को का हॉरोस्कोप चार्ट असेसमेंट करना सीख जाए, ताकि वो किसी प्रकार के किसी झंझट में, किसी वहमों में ना फंसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर कर दिए मैंने। दाम्पत्य जीवन के सुख का स्तर, दाम्पत्य जीवन में एंटर करने के, विवाह होने के जो पीरियड्स होंगे, किन दशाओं के अंदर विवाह के चांसेस हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति शादी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, मुझे कई फोन कॉल भी आए, कुछ लोग चैट पे भी मेरे से पूछते हैं, सर मैं पुखराज पहन सकता हूं, मेरा ये लगन है ऐसे और वैसे है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप पुखराज क्यों पहनना चाहते हो? सर वो मैरिज में ना थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है। ये थॉट है, क्योंकि मैं ये देखता हूं आदमी एस्ट्रोलॉजी सीख लेता है किताबें पढ़ के, सोशल मीडिया के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल के पढ़ लेता है, ग्रहों के नाम, राशियों के नाम, कॉम्बिनेशन, हर चीज सीख लेता है, लेकिन प्रेडिक्शन। कन्या की जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति कारक ग्रह है विवाह के, और लड़के की जन्म कुंडली में विवाह के कारक ग्रह है शुक्र। यदि कन्या की जन्म कुंडली में गुरु की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में पड़ रही है, तो ऐसी कन्या, लगन वाली कन्या कभी भी पुखराज धारण ना करे। जैसे गुरु की मूल त्रिकोण राशि 9 धनु राशि 6ठे भाव में है, या मूल त्रिकोण राशि 8वें भाव में है, या मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है, तो लगन क्या बनेगा? अगर यहां पर है तो लगन बनता है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। कर्क लगन की कन्या कभी भी पुखराज धारण न करे। 9, 10, 11, 12, 1, 2। वृष लगन की कन्या कभी भी पुखराज धारण ना करे। 9, 10। मकर लगन की कन्या कभी भी पुखराज धारण ना करे। ये ध्यान में रखना। 6, 8, 12 के अंदर जो राशियां होती है, स्पेशली मूल त्रिकोण राशियां या ग्रहों की उच्च की राशियां, उन ग्रहों का नग कभी भी नहीं पहना जाता। यही है प्रेडिक्शन की आर्ट। अगर ये आर्ट हमने सीख ली तो हर एस्ट्रोलॉजर से, हर वास्तुशास्त्री से आदमी का छुटकारा हो जाएगा, वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा। मैं आपको पूरे श्योरिटी के साथ ये बात कह रहा हूं। अब बात करते हैं पुरुषों की। कोई भी पुरुष विवाह से रिलेटेड समस्या फेस कर रहा है, इस प्रकार की बातें सुनना कि परफ्यूम लगाने से शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, या अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाती है विवाह से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। परफ्यूम लगाने से कोई ग्रह इंप्रेस नहीं होने वाला, या कोई जूते पॉलिश कर ले हम, अच्छी तरह से चमका ले तो शनि प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे उपायों से ग्रह प्रसन्न नहीं होते। ग्रहों का जो अस्तित्व है वो बहुत ऊंचा है। हम जैसे लोग, हम जैसे जो भूलोक के प्राणी है ना, हमारे उपाय उनको प्रसन्न करने के लिए बड़े ही छोटे हैं। उपाय होता है केवल और केवल भगवान की उपासना करना, वो होता है अल्टीमेट उपाय। उसकी अभी बाद में चर्चा करते हैं, लास्ट में बताता हूं मैं वीडियो के। अब किसी भी लड़के की जन्म कुंडली में यदि समस्या आ रही है शादी की, वो डायमंड नग पहनने का इच्छुक है, तो पहली बात, डायमंड कभी भी गोल्ड में धारण ना करना, चांदी में धारण करना। कौन लोग धारण कर सकते हैं?
शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में अगर पड़ रही है उस लगन का व्यक्ति ना करे। इसमें एक एक्सेप्शन है, केवल वृष लगन का व्यक्ति धारण कर सकता है। वृष लगन का जो लड़का होगा, जातक की जन्म कुंडली वृष लगन की अगर हुई तो 7वीं राशि छठे भाव में पड़ेगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि कोई लड़का ऐसा जिसका वृष लगन है, स्वामी शुक्र है, वो नग पहन सकता है, वो हीरा पहन सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र इस जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश है। लग्नेश कभी लॉस नहीं करेंगे, लग्नेश कभी हानि नहीं करेंगे, लग्नेश हमेशा फायदा ही करेंगे, चाहे दूसरी राशि उसकी अष्टम भाव में पड़ रही हो। जैसे हम बात करें मेष लगन की, मेष लगन की जन्म कुंडली में जैसे 1 नंबर यहां पड़ता है तो 8 नंबर यहां पड़ता है, तो मंगल कभी भी मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर जातक को नुकसान नहीं करेंगे, नैसर्गिक अशुभ और पाप ग्रह होने के बावजूद भी, चाहे वो अष्टम के लॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि मेन उनकी लॉर्डशिप लगन की है। इस प्रकार कोई भी लड़का जिसकी वृष लगन की कुंडली है वो आदमी हीरा पहन सकता है। लेकिन मूल त्रिकोण राशि शुक्र की यदि अष्टम और 12वें भाव में पड़ रही है, अर्थात 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि मीन लगन का कोई लड़का है, वो व्यक्ति कभी भी, वो लड़का कभी भी डायमंड नग ना पहने, डायमंड ना पहने। ठीक है। मूल त्रिकोण राशि यदि पड़ रही है क्षय भाव में, सबसे खतरनाक भाव 12वां भाव अष्टम, यानी कि वृश्चिक लगन का व्यक्ति, कोई लड़का जो शादी की समस्या से जूझ रहा है, वृश्चिक लगन का है, वो डायमंड कभी ना पहने। इस चक्कर में कि डायमंड पहनने को तो शायद शादी की अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये है कैलकुलेशन जो मैंने सीधे सरल सटीक सूत्रों से आपको बताई। ये मेथड आपको, आप कितनी भी किताबें ले लीजिए मार्केट में फलादेश की, ज्योतिष की, आपको ये सूत्र कहीं नहीं मिलेंगे। ये सूत्र बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत जन्म कुंडलियां देखने के बाद, और सिर्फ कुंडलियां देखने के बाद नहीं, उन लोगों की लाइफ को एनालाइज करने के बाद रिसर्च के बेसिस पे निकाली गई है। और मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा, आप इन बातों को अप्लाई करके देखिए लाइफ में अपने। अब आपको मैं बताता हूं लड़का और लड़की दोनों के लिए सटीक रेमेडी। कोई भी कन्या विवाह से रिलेटेड समस्या फेस कर रही है, परिवार वाले समस्या फेस कर रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति के महान प्रसादिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ करें, विवाह की समस्या का समाधान निकल जाएगा, भगवान निकाल देंगे। अपनी पूरी की पूरी जीवन की बागडोर भगवान के श्री चरणों में डालो। सीधी सी बात, किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी उल्टे सीधे उपायों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। श्री रामचरितमानस का पाठ करो, घर में खुद स्वयं पाठ करो, 2 चौपाइयां पढ़ो, 10 चौपाइयां पढ़ो, 1 अध्याय पूरा पढ़ो, सब आपके ऊपर है। ठीक है। कांड है बहुत बड़े, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, काफी बड़े बड़े पेज है, लेकिन आप जितनी चौपाइयां पढ़ सकते हो शांतिपूर्वक शांत मन से उतनी पढ़ो। और पुरुष के लिए उपाय है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके मां भगवती की शरण ग्रहण कर कर समस्या का समाधान होगा, निश्चित रूप से होगा। किसी भी जन्म कुंडली को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपने मन की तसल्ली के लिए कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अदरवाइज बिना कोई पैसे खर्चे, बिना किसी प्रकार के टोने टोटके किए, ये सबसे उत्तम उपाय मैं आपको बता रहा हूं, श्री रामचरितमानस और मां भगवती की श्री दुर्गा सप्तशती, समस्या का समाधान हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है। इसी प्रकार ज्योतिष से जुड़े सीधे सरल सूत्र सीखने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर के ऊपर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी बातें किसी और को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी रेकमेंड कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।